नमस्ते इन्वेस्टर्स, सिंपली स्टॉक्स में आपका स्वागत है। Q4 यानी कि मार्च क्वार्टर अर्निंग सीजन चालू है और आज हम आपके लिए 4 नए स्मॉल कैप बिजनेसेस लेकर आए हैं जिन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स निकाले हैं। अपने पिछले वीडियो में हमने वैल्यू पिक्स पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया था, जिसमें हमने टिप्स, DCB बैंक, बजाज कंज्यूमर और SBFC को कवर किया था। पर आज सारे फास्ट ग्रोइंग स्मॉल कैप्स हैं, तो इस Q4 FY26 रिजल्ट सीरीज का पार्ट 2 आपको खूब पसंद आएगा। तो अब बिना कोई देरी किए चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला बिजनेस जो हम स्टडी करेंगे वो है औरम प्रॉपटेक। औरम को हमने पिछले क्वार्टर से कवर करना शुरू किया था और ये काफ़ी यूनिक बिजनेस है। औरम रियल एस्टेट सेक्टर से है और इनके मेनली 5 प्रोडक्ट्स या प्लेटफॉर्म्स हैं और ये 5 प्लेटफॉर्म्स 2 सेगमेंट्स में रेंटल और डिस्ट्रीब्यूशन में डिवाइडेड हैं। रेंटल सेगमेंट में कंपनी हेलो वर्ल्ड ब्रांड से देश भर में 259 पीजी हॉस्टल्स चलाती है, जहां ये 19,200 से ज़्यादा बेड्स या सीट्स मैनेज करते हैं। पीजीज़ के अलावा अगर आपको फ्लैट या अपार्टमेंट किराए पर लेना है तो उसके लिए इनका नेस्ट अवे प्लेटफॉर्म है, जहां आप फ्लैट ढूंढ सकते हो। इसमें ये प्रॉपर्टी लिस्टिंग से लेकर रेंट कलेक्शन और एग्रीमेंट जैसी कई सारी सेवाएं देते हैं। ये दो मिलके इनका रेंटल सेगमेंट बनाते हैं, पर ये कुछ खास स्केलेबल नहीं है ज़्यादा। और अभी जो जॉब लॉसेस हो रहे हैं एआई की वजह से, तो पुणे, बैंगलोर जैसे आईटी मार्केट्स में रेंटल स्पेस में स्लो डाउन भी आया है। मेन इनका ना डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट है। इसमें ऑरम एनालिटिका, सेल डॉट डीओ और प्रॉप टाइगर करके 3 प्लेटफॉर्म्स हैं जो रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए हैं। ऑरम एनालिटिका और सेल डॉट डीओ रियल एस्टेट कंपनियों को लीड जनरेशन, सीआरएम माने कि कस्टमर ऑनबोर्डिंग से लेकर ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों में मदद करता है। और फिर बाकी प्रॉप टाइगर आपका 99 एकर्स और मैजिक ब्रिक्स जैसा प्लेटफॉर्म हो गया। बहुत ही आसान शब्दों में अगर हम लोग समझें तो ये 3 प्रोडक्ट्स रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए हैं, ताकि वो आसानी से अपने फ्लैट्स और प्रॉपर्टीज बेच पाएं। ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट है इन तीनों का, और ये इस कंपनी का ही मेन ट्रिगर है जिसके लिए हम लोग इसे स्टडी कर रहे हैं। अब बिजनेस परफॉर्मेंस पर आते हैं तो ऑरम एनालिटिका में नंबर ऑफ अकाउंट्स आप देखोगे पिछले साल से 23%, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स 20% और लीड्स सोल्ड की संख्या 93% बढ़ी है। इधर सेल डॉट डू में एक्टिव अकाउंट्स में 38% और एक्टिव लाइसेंसेज में 32% की ग्रोथ देखने को मिली है। ये एआई का इस्तेमाल करके टास्क्स और वर्क फ्लोज ऑटोमेट कर रहे हैं, ताकि रेवेन्यू पर टीम मेंबर भी ऊपर जाए और एफिशिएंसी बढ़े। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो टोटल इनकम में पिछले साल से 72% की बढ़ोतरी आई है। प्रॉफिटेबल तो ये पिछले क्वार्टर ही हो गए थे, इस क्वार्टर और ज्यादा हमें मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिला है। आप देखोगे पिछले साल एबिटा मार्जिन -1.4% थी, जो इस साल 12.2% पर आ गई है। और पीबीटी मार्जिन भी आपकी -11.5% से 2.5% हो गई है। पिछले क्वार्टर एडजस्टेड एबिटा मार्जिन 6% और पीबीटी मार्जिन आपकी 2% हुआ करती थी। और आप ये जो इतना शार्प मार्जिन इंप्रूवमेंट देख रहे हो ना, यही ऑरम में मेन ट्रिगर है जिसलिए हम इस बिजनेस को स्टडी कर रहे हैं। टेक बिजनेसेस में प्लेटफॉर्म एक बारी रेडी हो गया, फिर खर्चे आपके उस स्पीड से नहीं बढ़ते हैं जिस स्पीड से सेल्स बढ़ती हैं। तो मार्जिन इंप्रूवमेंट बहुत स्पीड से होता है और हमें ना ऐसा जे कर्व दिखता है प्रॉफिटेबिलिटी में। बाकी इनका जो पूरा रियल एस्टेट का सूट है बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। और उनके पास आप देखोगे रियल एस्टेट के लिए पूरा टेक इकोसिस्टम है, जहां पर ये एक एंड से दूसरे एंड तक सारी सेवाएं देते हैं। पीजीज, फ्लैट्स किराए पर लेने से लेकर फिर घर खरीदने, और दूसरी तरफ रियल एस्टेट डेवलपर्स को फिर सेल्स दिलाने, सब यूज केसेस के लिए इनके पास प्रोडक्ट्स हैं। और ये सारे प्रोडक्ट्स आपस में बहुत इंटीग्रेटेड हैं और क्रॉस सेलिंग का काफ़ी स्कोप है। बाकी प्रॉपटेक भारत में एक इमर्जिंग तेज ग्रो कर रहा सेगमेंट है, लगभग 29,000 करोड़ रुपए का। ऑरम एनालिटिका और सेल डॉट डीओ दोनों टॉप के 3 प्लेटफॉर्म्स हैं और इनको ना एआई से थ्रेट भी नहीं है। इनके लिए मार्केट डेटा बहुत बड़ा मोट है जो इन्होंने इतने सालों से बिल्ड किया है। और डेवलपर्स के नज़रिए से ये इतना हाई रिस्क सेक्टर है कि जब उनका कोई प्रोजेक्ट लाइव जाता है वो सब जगह हाथ पैर मारते हैं कि जितना जल्दी और जितना ज़्यादा बुकिंग्स आ जाएं। तो डेवलपर्स के लिए लैंड एक्विजिशन से लेकर प्रोजेक्ट कंप्लीशन, वही इतने सारे टेंशन वाले काम हो जाते हैं कि खुद के आईटी प्लेटफॉर्म्स क्या ही डिप्लॉय करेंगे। और
फिर हर प्रोजेक्ट की अलग-अलग रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए ऑरम का बहुत स्कोप है भारत जैसे देश में। जैसे अभी आप देखोगे टाटा हाउसिंग से लेकर अदानी रियल्टी से लेकर आपका एम्बेसी, हीरानंदानी, लोधा, प्रेस्टीज सभी मेजर डेवलपर्स इनके क्लाइंट्स हो गए हैं। आप एक बारी इसे खुद से स्टडी कर सकते हैं। ये सालाना 500 करोड़ सेल्स का मार्क क्रॉस कर दिए हैं और इनका टारगेट है कि अगले 3 साल में कंपनी 1000 करोड़ सेल्स पर पहुंच जाएगी और फिर कम से कम 8 से 10% की नेट प्रॉफिट मार्जिन कमा रही होगी, जिस पर आपका 3 ईयर फॉरवर्ड पी 14 से 18 बनता है। अब औरों के बाद दूसरा बिजनेस जो हम कवर करेंगे वो है वेबसॉल एनर्जी सिस्टम। वो तो अभी काफ़ी ट्रेंड भी कर रहा है। 1.5-2 महीने पहले तो वेबसॉल एक्सट्रीम डाउन ट्रेंड में चला गया था, पर तब से 2 पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुए हैं, जिसके चलते ये फिर रिकवर किया और बॉटम से काफ़ी अच्छी रैली दी है, 100% से भी ज़्यादा की। तो अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। वेबसॉल मेनली करेक्ट होना इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि इनके Q3 के रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं थे और फिर बिजनेस में कुछ स्ट्रेस पॉइंट्स भी सामने आए थे। अब तक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ये थी कि मॉड्यूल्स में प्राइसिंग प्रेशर है और सेल्स थोड़े स्टेबल हैं, पर Q3 में ना इन्हें सेल प्राइसेस में भी गिरावट देखने को मिली थी। उसके अलावा जो सिल्वर इतना रैली किया है, उसका भी सोलर मैन्युफैक्चरर्स के मार्जिन्स पर फ़र्क पड़ा। जो आपके बड़े प्लेयर्स हैं, वारी या एमवी, उन्होंने बेहतर रिसर्च करके अपना सिल्वर कंजम्पशन ज़्यादा कम किया है। वेबसॉल वही सेम आउटपुट नहीं ला पाया है और सिल्वर कॉस्ट की वजह से इस क्वार्टर में भी मार्जिन कंप्रेशन है। बाकी सोलर सेक्टर में ओवर सप्लाई का रिस्क तो बना ही हुआ है। पर जब इनका मार्च क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न रिलीज हुआ और उसमें विजय केडिया का नाम दिखा, तो मार्केट काफ़ी पॉजिटिवली रिएक्ट किया और फिर रिजल्ट्स भी अच्छे रहे। तो ओवरऑल सेंटिमेंट वेबसॉल को लेकर इंप्रूव हुआ है। रिजल्ट्स देख लेते हैं, फिर मैनेजमेंट कमेंट्री और फ्यूचर आउटलुक पर हम लोग बात कर लेंगे। तो इधर आप देखोगे कि सेल्स इनकी पिछले साल से 132% ग्रो करके 400 करोड़ के पार हो गई हैं। एबिटा एब्सोल्यूट बेसिस पर 86% या 86.5% लगभग ग्रो किया है, पर एबिटा मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट की है। आप देखोगे कि एबिटा मार्जिन शार्पली 45.5% से लगभग 36.5% हो गई है। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। Q3 में 41% थी। तो इसको आप बिल्कुल भी कैजुअली मत लेना। ये जो मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन है, ये बड़ा रिस्क है। आगे हम डिटेल में समझाएंगे आपको। बाकी फिर आप नीचे आओगे तो आप देखोगे कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स 89% ग्रो किया है और पीबीटी मार्जिन भी आपकी लगभग 38% से कम होकर 31% हो गई है गिर के। हम लोग नेट प्रॉफिट नहीं देख रहे हैं क्योंकि वहाँ थोड़ा-सा टैक्स एडजस्टमेंट है, इसलिए पीबीटी का फिगर बेहतर मेट्रिक है यहाँ। इनकी जो दूसरी सेल लाइन है, वो लाइव गई है और उससे प्रोडक्शन बढ़ा है। इस वजह से टॉप लाइन ग्रोथ इतनी अच्छी आई है। 600 मेगावाट की सेकंड लाइन भी 85% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर आ गई है और दोनों लाइंस को ऐड कर दें तो वेबसॉल आपका अभी 92% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर पहुंच गया है सेल प्रोडक्शन में। तो ये जो रहता है, ये आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रहता है और यहाँ से कुछ बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं रहेगा प्रोडक्शन बढ़ाने का। तो अगर अगले क्वार्टर्स में इनकी जो सेल्स हैं वो 400 से 450 करोड़ की रेंज में लिमिट हो जाएँ, तो वो कोई सरप्राइज़ नहीं होगा। पर इधर आप पढ़ पाओगे तो हमने आपके लिए नोट किया है कि आपके जो सेल्स हैं उनमें भी प्राइसेज़ में सॉफ्टनिंग हुई है। सेल प्राइसेज़ पिछले 2 सालों में 16 साढ़े 16 सेंट से गिरकर अब 13 साढ़े 13 सेंट्स पर आ गए हैं। तभी हमें वेबसॉल में इतना सीवियर मार्जिन करेक्शन देखने को मिला है और यही इस सेक्टर में सबसे बड़ा रिस्क है। तो अब हम लोग फिर से डिटेल में नहीं जाएँगे क्योंकि हम लोग सोलर वैल्यू चेन को बहुत बारी अपने चैनल पर कवर कर चुके हैं। पर अगर हम एक लाइन में आपको समराइज़ करें, तो सोलर सेल्स फिलहाल एक हाई मार्जिन सेगमेंट है, पर कंपनियाँ बहुत स्पीड से अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ला रही हैं। इसलिए यहाँ से मार्जिन्स गिरते जाएँगे। कंपनी अच्छी जो वही है, जो नियर टर्म में ज़्यादा सोलर सेल्स बेच के प्रॉफिट कमा ले और फिर वो पैसा बैकवर्ड इंटीग्रेशन और अन्य बिज़नेसेस में एंटर करने के लिए इस्तेमाल कर पाए। पर सेक्टर जैसे मूव कर रहा है ना, हमको पर्सनली वेबसॉल थोड़ा पीछे लगता है रेस में और इसी कारण से हमने अपनी वेबसॉल स्टेक को भी सेल कर दिया था और अभी हम सिर्फ वारी एनर्जीज में ही प्ले कर रहे हैं। आप इस स्लाइड में देखोगे कि वैसे तो इधर है कि ये 2 गीगावाट की इंटीग्रेटेड टॉपकॉन सेल और मॉड्यूल कैपेसिटी ला रहे हैं अगले साल आंध्र प्रदेश में। पर कॉन कॉल में जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने बताया कि अभी ये सिर्फ प्लानिंग स्टेज में ही है।
कब ये केपेक्स शुरू होगा और फिर कब कंप्लीट होके कमर्शियल प्रोडक्शन कैसे अगले साल ही चालू हो जाएगा, हमको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है पर्सनली। और फिर मान लेते हैं कि 2027 के अंत तक कमर्शियल प्रोडक्शन चालू भी हो गया, तो प्रोडक्शन को स्टेबलाइज़ करते-करते आधा आपका 2028 निकल जाएगा। इसलिए अभी के लिए जो है यही है 1.2 गीगावाट की सेल कैपेसिटी। और हाँ, इसमें ये क्या कर रहे हैं, 600 मेगावाट की एक लाइन के लिए 250 से 270 करोड़ रुपए का केपेक्स कर रहे हैं, उसे मोनोपर्क से टॉपकॉन में अपग्रेड करने के लिए। इससे इनकी नेम प्लेट कैपेसिटी 1200 मेगावाट से आपकी 1350 मेगावाट हो जाएगी। टॉपकॉन सेल्स मोनोपर्क से ज़्यादा बड़े और एफिशिएंट होते हैं। इंडस्ट्री मोनोपर्क से टॉपकॉन पर शिफ्ट कर रही है। ये अगले साल फ़रवरी में शुरू हो जाएगी लाइन अपग्रेडेशन के साथ, और फिर 2 महीने लगने चाहिए इसे स्टेबलाइज़ होने में। हालाँकि टॉपकॉन आने से ना मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट नहीं मिलेगी। ये ज़रूर रहेगा कि सेल्स में जो मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वो थोड़ा उधर काउंटर ज़रूर हो जाएगा। पर ओवरऑल बेसिस पर मार्जिन में कुछ हमें खास इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज़ सेल्स के प्राइसेस गिर रहे हैं। अब बॉटम से आप देखोगे तो वेबसॉल अच्छा कर गया है और फिर विजय केडिया ने एंट्री ली है, इसलिए आपको और फोमो हो रहा होगा। पर आप ओवर सप्लाई रिस्क को देख के चलो, वो बहुत सीरियस रिस्क है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ओसवाल पंप्स और शक्ति पंप्स ही हैं। इतने सारे प्लेयर्स आ गए सेक्टर में, सोलर पंप सेक्टर में, कि पूरी मार्जिन प्रोफाइल खराब हो गई। विजय केडिया की एंट्री पर देखिए, हमारा ये कहना है कि एक तो उनका अप्रोच भी है कि वो कई बारी बहुत हाई रिस्क बेट्स लेते हैं। और जब इन्होंने ग्लोबल वेक्ट्रा में निवेश किया था तो वो एडमिट भी किया था। और फिर उनका बाइंग प्राइस क्या था वेबसॉल में, और उन्होंने कितना एलोकेशन दिया है अपने पोर्टफोलियो में, उसको भी तो आप देखकर चलोगे। इसके अलावा हम एक और पॉइंट आपको बताएँ, तो वेबसॉल ने FY 26 में लगभग 255 करोड़ रुपए कैश जनरेट किया है, और वो पूरा 600 मेगावाट की लाइन अपग्रेड करने में इस्तेमाल हो जाएगा। फिर उतना ही और चाहिए होगा बाद में सेकंड लाइन अपग्रेड करने में। फिर जो 2 गीगावाट की इंटीग्रेटेड सेल और मॉड्यूल लाइन आ रही है, उसके लिए अलग से इन्हें 1600 से 1800 करोड़ रुपए का लगभग केपेक्स करना पड़ेगा। और ये तो बस शुरुआत है। आप इधर देखोगे कि इस साल जून से ALMM 2 मैंडेटरी हो रही है। फिर अगले साल गवर्नमेंट का इनगॉट्स और वेफर्स के लिए ALMM 3 लिस्ट लाने का प्लान है, और उसके लिए तो और बड़े लेवल की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। जैसे हम वारी की कॉन कॉल में थे, तो उनका 6200 करोड़ रुपए का केपेक्स है, ईयरमार्क्ड 10 गीगावाट की इनगॉट और वेफर कैपेसिटी के लिए, जिस पर काम शुरू भी हो गया है। और वेबसॉल की अभी बस ये नेक्स्ट 2 गीगावाट की सेल और मॉड्यूल कैपेसिटी आ रही है, वो भी बस प्लानिंग स्टेज में है। इसलिए हमको लगता है कि सोलर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बड़े प्लेयर्स के पास हमेशा स्ट्रैटेजिक एडवांटेज रहेगा। वो रेस में आगे चलते रहेंगे और वो उतना केपेक्स करते जाएंगे नए-नए एरियाज़ में। तो भले रिजल्ट्स अच्छे हैं, पर वेबसॉल को लेकर हमारा फ्यूचर आउटलुक उतना पॉजिटिव नहीं है। तो आप देख रहे हो ना कि इन्वेस्टिंग कितने अनसर्टेन एनवायरनमेंट में होती है। आपको बाहर से लगेगा कि बिज़नेस में सब अच्छा है, पर अंदर ही अंदर फॉल्ट लाइन्स बन रही होती हैं। ऐसे ही कई बार हमें बाहर से लगता है कि बिज़नेस बोरिंग है या रिजल्ट्स बेकार हैं, पर डीपर स्टडी पर पता लगता है कि वो तो कितना अनोखा स्टॉक है। हाँ, लेकिन ये भी है कि किसी रिटेल इन्वेस्टर के लिए पॉसिबल नहीं है इतना सारा समय देकर इतना रिसर्च करे और फिर अच्छे बिज़नेसेस को शॉर्ट लिस्ट करे। इसलिए हमने आपके लिए सिंपली स्टॉक्स व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है, जिसमें हम 75 से ज़्यादा इंटरेस्टिंग माइक्रो कैप, स्मॉल कैप बिज़नेसेस को एंड इवन कुछ मिड कैप एंड लार्ज कैप यूनिवर्स के स्टॉक्स को आपके लिए क्लोज़ली स्टडी करते हैं। उनके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, वैल्यूएशन क्या है, नई अपॉर्च्युनिटीज़ कहाँ बन रही हैं, सब पर डिटेल में डिस्कशन होता है। इस कम्युनिटी में हम अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करते हैं और वन ऑन वन मेंबर्स के सारे डाउट्स भी क्लियर करते हैं। पर याद रहे, ये एक पेड कम्युनिटी है और इसमें 2 प्लान्स हैं, ₹6000 का 6 महीने के लिए और ₹10,000 का साल भर के लिए। 6 महीने वाले प्लान में आपका महीने का रेट ₹1000 पड़ेगा और साल भर वाले में आपको मंथली रेट बस ₹850 पड़ेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, वरना आप नीचे दिए हुए लिंक से भी हमें कॉन्टैक्ट करके ये कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। खैर, वापस से अपने डिस्कशन पर आते हैं और फटाफट से बचे हुए 2 बिज़नेसेस को देख लेते हैं। फेडबैंक फाइनेंशियल और कैप्री ग्लोबल कैपिटल, दोनों एनबीएफसीज़ हैं और दोनों ही गोल्ड लेंडिंग सेगमेंट में अभी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। ऑरम और वेबसॉल में थोड़ा ज़्यादा समय लग गया, पर ये जल्दी से हो जाएँगे। पहले हम लोग फेडबैंक फाइनेंशियल को देख लेते हैं और फिर कैप्री ग्लोबल पर बाद में बात कर लेंगे। फेडफिना के मेनली 2 सेगमेंट्स हैं, मॉर्गेज लोन्स या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और गोल्ड लोन्स। इनका जो टोटल AUM है,
वो आप देखोगे कि वैसे तो 27.5% ग्रो किया है, पर इसमें जो इन्होंने अपना अनसिक्योर्ड बिज़नेस लोन्स का पोर्टफोलियो स्केल डाउन किया है, वो ट्रू ग्रोथ को हाइड कर रहा है। उसको हटा के देखें, एक्स बिज़नेस लोन्स आपकी लगभग 41% की ग्रोथ आई है, जिसमें इनका मॉर्गेज लोन्स बिज़नेस 16% ग्रो किया है और विनर है आपका गोल्ड लेंडिंग बिज़नेस। एज़ आप देखोगे कि गोल्ड लोन एयूएम आपका 76% ग्रो करके अब 50% से ज़्यादा शेयर कमांड कर रहा है इनके टोटल एयूएम में। और यहाँ लिखा नहीं है, पर डिसबर्समेंट्स माने कि फ्रेश लोन्स आपके 11,600 करोड़ से ज़्यादा के रहे हैं, जो कि आपकी ईयर ऑन ईयर ज़बरदस्त 109% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 35.5% की ग्रोथ बनती है। तो जो हम आपको वेबसॉल के केस में बोल रहे थे ना कि कैसे टॉप लाइन ग्रोथ फॉल्ट लाइन्स हाइड कर रही है, यहाँ उल्टा है। फेडफिना रिस्की लो मार्जिन बिजनेस लोन से एग्जिट ले लिया है। कोई ऊपर-ऊपर से देखेगा तो उसको बस वही 27.5% लोन बुक ग्रोथ दिखेगी, पर आप ठीक से देखोगे तो आपको एक तेज़ ग्रो कर रहा एनबीएफसी मिलेगा। और अब एफआई 25 का बेस पीछे रह गया है और गोल्ड लोन एयूएम का टोटल एयूएम में कंट्रीब्यूशन बढ़ गया है। ऐसे में यहाँ से हमें ग्रोथ रेट इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। इसी दिशा में आप देखोगे तो टोटल इनकम ग्रोथ आपको कुछ खास नहीं दिखेगी। 17.5% ग्रोथ आई है, पर सेगमेंट मिक्स चेंज का बाकी पीएनएल मैट्रिक्स पर पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट आपका 40% ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर, बाकी आरओए बढ़ा है और आरओई फेडफिना का 11.5% लगभग से 14% हो गया है। एसेट क्वालिटी नंबर्स लार्जली स्टेबल हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और यहीं आप देखोगे कि कॉस्ट टू इनकम रेशियो बेहतर हुआ है, माने कि इन्हें ऑपरेटिंग लेवरेज का भी फायदा मिला है। क्रेडिट कॉस्ट इधर लिखी नहीं है, पर वहाँ भी इम्प्रूवमेंट है। और ये अगली स्लाइड पर आप देखोगे कि रेपो रेट कट को एडजस्ट करके देखें, नेट लेवल पर यील्ड्स बढ़े हैं, तो स्प्रेड्स यानी कि एक तरह से इनकी मार्जिन प्रोफाइल बेहतर हुई है। तो वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट है इनके रिजल्ट्स में। मेन ग्रोथ ड्राइवर गोल्ड लोन्स ही हैं। आप देख सकते हो कि पिछले 4 क्वार्टर्स में मेन डिसबर्समेंट्स गोल्ड लोन्स के ही हैं। एलएपी का बहुत कम कंट्रीब्यूशन रहा है और हुआ क्या है कि सोने के दाम बढ़ने से लोग सोने की उतनी ही क्वांटिटी में ज़्यादा बड़ा लोन ले पा रहे हैं। तो इधर लेंडर्स भी ज़्यादा लोन देकर ज़्यादा इंटरेस्ट इनकम कमा रहे हैं और इसी वजह से हम फेड बैंक और सीजीसीएल को आपके लिए कवर करते आए हैं। और पॉजिटिव चीज़ क्या है कि फेड बैंक में सिर्फ सोने के रेट बढ़ने से ग्रोथ नहीं आई है, टनेज ग्रोथ भी है। एफआई 26 में लगभग 12.5% की टनेज ग्रोथ रही है और हम इनकी कॉन कॉल सुन रहे थे, तो एफआई 27 के लिए इन्होंने 10 से 15% टनेज ग्रोथ का अनुमान दिया है। साथ के साथ एयूएम पर ब्रांच को 20 करोड़ रुपए से ऊपर ले जाने का टारगेट रहेगा इनका। तो सब मिला के टनेज ग्रोथ और फिर एयूएम पर ब्रांच इम्प्रूवमेंट और नया जो ब्रांच होंगे वहाँ से बिज़नेस आएगा। तो वैसे तो इन सबको मिलाकर मैनेजमेंट ने 20 से 25% एयूएम ग्रोथ का गाइडेंस दिया है, पर हमको लगता है कि ये इससे काफ़ी बेहतर कर सकते हैं या कर ले जाएँगे। मैनेजमेंट इसलिए कंज़र्वेटिव है क्योंकि इनका जो मॉर्गेज लोन्स और फिर उसमें भी स्मॉल टिकट मॉर्गेज लोन्स का जो पोर्टफोलियो है, वहाँ पर ग्रोथ नहीं आ रही है। पर अगर वॉर जल्दी खत्म हो जाती है और फिर बिज़नेस एक्टिविटी और इकोनॉमी वापस से ट्रैक पर आते हैं, तो हमें ज़्यादा अच्छी एयूएम ग्रोथ देखने को मिलेगी। फिर ये मॉर्गेज लोन सेगमेंट गोल्ड लोन ग्रोथ या टोटल एयूएम ग्रोथ को ड्रैग डाउन नहीं कर रहा होगा। आखिरी में चलिए कैप्री ग्लोबल या सीजीसीएल को भी देख लेते हैं। कैप्री का एयूएम पिछले साल से इधर आप देखोगे 60% ग्रो किया है और यहाँ लिखा नहीं है, पर इनके गोल्ड लोन एयूएम ने तो 111% की ग्रोथ रिकॉर्ड करी है। माने कि वो सेगमेंट तो पिछले साल से डबल हो गया है। और ऐसे में अगर आप हमसे पूछोगे कि फेडफिना या कैप्री में से ज़्यादा तेज कौन ग्रो कर रहा है, तो जवाब कैप्री ही है। इसी दिशा में नेट इंटरेस्ट इनकम में 56% और नेट प्रॉफिट मार्जिन में 59% ग्रोथ देखने को मिली है। कैप्री की एसेट क्वालिटी भी बेहतर हुई है, बिजनेस को अच्छी ऑपरेटिंग लेवरेज मिली है, तो कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी इम्प्रूव हुआ है। इधर ही आप देखोगे कि नॉन इंटरेस्ट इनकम इनकी 36% ग्रो की है और ये वो इनकम है जो अन्य कंपनियों के प्रोडक्ट्स बेचने से आती है। मान लेते हैं कि इंश्योरेंस बेच दिया या क्रेडिट कार्ड्स वगैरह बेच दिए, तो ये वो इनकम है। और इन्होंने ना फ्यूचर ग्रोथ के लिए कैपिटल रेज करी है, तो इसलिए आपके रिटर्न रेशियोज कम हुए हैं, वरना वो भी बेहतर होते। कैप्री ने अपना ब्रांच नेटवर्क भी तेजी से ग्रो किया है
और इनका गोल्ड लोन ब्रांचेस का जो नंबर है वो पिछले साल से 25% बढ़कर अब इनका देश भर में वो संख्या 999 ब्रांचेस की हो गई है गोल्ड लोन की। इन कंपैरिजन फेडफीना का ब्रांच नेटवर्क कुछ 30% ग्रो किया है। पर आप ये भी देखो कि फेडफीना का बेस छोटा है, सीजीसीएल इतने बड़े बेस पर भी ज्यादा तेज ग्रो कर रहा है और टनेज में भी सीजीसीएल आगे है। इनकी 25% टनेज ग्रोथ रही है जबकि फेडफीना की लगभग 12.5% थी। और कैपरी के फेवर में एक और चीज क्या काम करती आई है कि इनका नॉन गोल्ड सेगमेंट्स का जो पोर्टफोलियो है वो भी अच्छा कर रहा है। जैसे इधर आप देखोगे कि कंस्ट्रक्शन फाइनेंस में 38%, हाउसिंग लोन्स में 43% और एमएसएमई एयूएम में 19 से 20% की ग्रोथ आई है। लोन बुक का कंपोजिशन बदला है पर एक्स एमएसएमई सब सेगमेंट्स बढ़िया किए हैं। पर सीजीसीएल में वीक पॉइंट क्या है कि गोल्ड लोन्स में यील्ड्स गिर रहे हैं, माने कि ये जिस इंटरेस्ट रेट पर लोन देते हैं तो वो जो ब्याज की दर है वो कम होती आई है और ये ऐसा मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। बाकी थोड़ा कंट्रीब्यूशन इसमें कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी का भी है और ये पॉइंट फेडफीना की कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया था कि सेक्टर में कंपटीशन बढ़ रहा है। बाकी सभी सेगमेंट्स में यील्ड्स इंप्रूव हुए हैं पर गोल्ड लोन्स में यील्ड में गिरावट है। हालांकि इनकी क्रेडिट रेटिंग बेहतर हुई है तो रेट कट और क्रेडिट रेटिंग इंप्रूवमेंट से कॉस्ट ऑफ बोरोइंग 9.7% से 9.2% पर आ गई है और वो डिफरेंस कंसोलिडेटेड यील्ड में जो 0.2% की गिरावट है उससे ज्यादा है। इसलिए कंसोलिडेटेड बेसिस पर स्प्रेड और नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। यहां से हमें यही देखना है कि यील्ड्स और ज्यादा ना गिरे गोल्ड लोन्स के लिए। तो कैपरी और फेडफीना दोनों ही बहुत तेज ग्रो कर रहे बिजनेसेस हैं और आप किसी को भी दोनों में से या एक्चुअली दोनों को ही खुद से इंडिपेंडेंटली स्टडी कर सकते हो। दोनों 40-50 रेट से ग्रो कर रहे हैं और दोनों के मैनेजमेंट ने इतनी अच्छी ग्रोथ देने के बाद भी आगे भी एयूएम पर ब्रांच ग्रो करते रहने की बात की है और ये साल गोल्ड लेंडर्स के लिए अच्छा जा सकता है। इसलिए आपको इस सेगमेंट को बहुत कैजुअली नहीं लेना चाहिए। बाकी औरुम जिसे हमने सबसे पहले कवर किया था वो भी अच्छा कर रहा है। आप चाहो तो उसमें ट्रैकिंग पोजीशन लेकर उस बिजनेस को और अच्छे से समझना स्टार्ट कर सकते हो। पर वेबसॉल पर हमारा पर्सनल ओपिनियन पॉजिटिव नहीं है। ऑल्दो रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, स्क्रिप्ट रैली कर गया है, पर हमें अपॉर्चुनिटी से ज़्यादा रिस्क दिख रहे हैं। फ्रेश पोजीशन के नज़रिए से अगर आप देख रहे हो तो आपको ना कई बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। बाकी अब आप हमें कमेंट्स में बताओ कि अपनी Q4 FY26 रिजल्ट सीरीज की अगली वीडियो में हम किन बिजनेसेस को कवर करें। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और आप हमारे चैनल सिंपली स्टॉक्स को भी सब्सक्राइब करिएगा। आप अपने लाइक्स और सब्सक्राइब से हमें सपोर्ट करोगे तो हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी और हम आपके लिए ऐसे रिजल्ट्स एनालिसिस और ऐसे वीडियोज़ हर हफ्ते ला पाएंगे। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।